दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके वहां पे आग लगी हुई है और लोग वहां कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लोग सड़कों पे निकले हैं, उनके बच्चे और उनकी बीवियां भी सड़कों पे आ गए हैं। इतना बुरा हाल है पीओके के अंदर कि पाकिस्तान की आर्मी वहां पे उनके ऊपर बहुत जबरदस्ती कर रही है, गोलियां मार रही है उनको। AK-47 से लोगों को मारा जा रहा है और वहां पे जो मेडिसिन आती है या बाकी सामान आता है उसको बंद कर पीओके के अंदर इतने बुरे हाल है कि पीओके के लोग इस टाइम पे तड़प रहे हैं और इंडिया से कह रहे हैं कि भाई आप हमारी मदद करो, आप इंटरवीन करो और हमें अपने अंदर मर्ज करो। साथ में वो भी कह रहे हैं कि हमको तो आपने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था हमारी जमीन पे, पाकिस्तान की आर्मी को। पाकिस्तान की आर्मी वहां पे शुरू से उनको लूट मार कर रही है, उनके जमीन पे कब्जा कर रही है, उनके पानी पे कब्जा कर रही है, वहां पे बिजली नहीं आती, वहां पे खाने पीने की चीजें नहीं होती, वहां पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है और वहां पे इस टाइम पे बहुत बुरे हाल है। इवन वहां जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करना शुरू कर, क्योंकि वहां के लोगों को किडनैप किया जा रहा है, AK-47 से मारा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं और उन्होंने एक MI-17 हेलीकॉप्टर जिसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी के लोग थे, 21 लोग थे उसके अंदर, उसको गिरा दिया और 21 पाकिस्तान की आर्मी के लोग मर गए। हाहाकार मचा हुआ पीओके के अंदर। इवन जो आपके मुशैल मलिक, जो आपकी यासिन मलिक की जो वाइफ है, जिसने गदर मचा रखा था कश्मीर के अंदर, हिंदुओं को मार रहा था, जेल में आज। और मुशैल मलिक ने कहा इंडिया से कि आप इंटरवीन करो और आप पीओके के लोगों को बचाओ। इतना बुरा हाल है वहां पे, यानी कि जो जिहादी थे वो भी आज इंडिया को कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, मैं यहाँ से निकालो और पाकिस्तान की आर्मी को सबक सिखाओ। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो CM है कश्मीर का, वो कह रहा ठीक कि भाई 15 अगस्त के ओकेजन पे बोल रहा था, उससे कहा मेरे फादर ने एक अच्छा डिसीजन लिया था कि 80 साल पहले हम इंडिया के साथ मर्ज कर रहे थे। लेकिन उसने एक और बात कही है, बहुत सी बातें कही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसने कहा कि आर्टिकल 370 हटाया आपने, अगर वो ना हटाया तो पीओके कश्मीर के अंदर मर्ज हो जाता। भाई ये तो 2019 में लगा था, हटाया था इंडिया ने, उससे पहले क्यों नहीं मर्ज हुआ? क्योंकि आप ही तो वहां टेररिज्म कर रहे थे, आप ही तो वहां के लोगों को मार रहे थे, हिंदुओं को भगा दिया, वहां के लोगों को भूखा मार दिया, वहां पे आप जमीन पे कब्जा कर रहे थे लोगों की। और आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां पे डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। हर एक साल कश्मीर के अंदर इंडिया की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 40,000 करोड़ खर्चे जाते हैं, वहां पे सड़कें बनाई जाती है, घरों घरों में बिजली दी जाती है, वहां पे डैम भी बन रहे हैं उस टाइम पे, और वहां पे बहुत सा काम किया जा रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं और स्कूल खुल रहे हैं, पुल बन रहे हैं, इवन रेलवे लाइन पहुंच चुकी है कश्मीर के अंदर। लेकिन उमर अब्दुल्ला नाराज अलाप है और इसी पे चर्चा करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई ठीक है, हम 80 साल पहले मर्ज हो गए आपके साथ, अच्छा डिसीजन था हमारा, लेकिन अब ये भी कहते हैं कि आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, वो नहीं होता तो हम पीओके के लोग इंडिया से मर्ज हो जाते हैं। आप इस पे अपने कमेंट दीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। सर, हमारी बम्बई भाषा में एक होता है 1.5 से आने, तो ये लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और मुझे नहीं लगता इनके धर्म में झूठ बोलना कोई पाप है। ठीक है, इनके जो दादाजी थे, जब वो 1947 के अंदर कबायली से उन्हें अटैक किया जाके, तो तब ये पार्टी वॉज लेफ्टिस्ट पार्टी थी और इन्होंने डेफिनेटली जब कबालियों ने वहां से हमला किया और वहां से वो कबाली आए तो वो सबको मार रहे थे, कश्मीरियों को मार रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, मुसलमानों को मार रहे थे। तो इन्होंने जाके वहां जितने वॉलंटियर्स भेजे जगह जगह, जैसे सबसे फेमस था, मैं नाम बताता हूँ, वो उसका जिसने काफी उसको क्रेडिट दिया जाता है कि उसकी वजह से पाकिस्तानी फोर्सेस कुछ 1-2 दिन लेट हो गई और इंडियन फोर्सेस वहां श्रीनगर में पहुंच गई, तो दैट इज हाउ दे वर थ्रोन बैक। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, नेहरू फैमिली और ये गांधी फैमिली और हमारी शेख अब्दुल्ला फैमिली, ये दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई वहां पर और गड़बड़ कर दी। इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जरा होशियारी ये करते हैं कि जो आधा रास्ता जो रह गया कश्मीर, तो उसको हम लोग पाकिस्तान को दे देते हैं, तो पाकिस्तान भी खुश हो जाएगा और बाकी हम इंडिया में रख लेंगे और जिसको हम राज करेंगे। राज कैसे करेंगे जब तक वहां का पंडित लोग हैं, क्योंकि बेसिकली वो वहां 100% तो पहले हिंदू पॉपुलेशन थी, वो तो हिंदू स्टेट था पूरा। तो धीरे 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 इस्लामिक होने लगा और जैसे कहा ना 20%, 30%, 40% जहां होते हैं वो ये लोग अपना जोर जबरदस्ती शुरू करते हैं।
एंड जो कश्मीरी पंडित है वो बेचारा अपने घर में खाली उसकी सबसे नोकीली चीज होती है, ना तलवार ना चाकू, एक पेन होता उनका। पढ़े लिखे लोग थे आके। सो दे वर द, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ देम, क्योंकि ये सर प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है। वो तो कोशिश कर रहे हैं तब से कि किस तरह से हमारा कश्मीर भी उनके वो पीओके के पास पहुंच जाए, वो एक हो जाए। वो तो कोशिश उन्होंने यही किया कि, लेकिन उनकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी हमारे मोदी जी ने, सारी गड़बड़ मोदी। तो किस तरह से महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि आप अगर 370 हटा देंगे तो यहाँ तो हिंदुस्तान का फ्लैग भी कोई उठाने वाला नहीं होगा। अरे जा 15 अगस्त को आप देखिए पूरा लाल चौक भरा हुआ था, और वो उस आदमी की वजह से पूरा क्रेडिट मैं देता हूं, जो जब यहाँ पर वो कहते थे कि झंडा आप लगाओ तो आपको गोलियों से भून दिया जाएगा, और मोदी जी थे और एक और थे जो जाके उन्होंने झंडा लगाया वहां पर। तो वो तो आप बहुत साल पहले की बात कर रहे हो। हाँ, नहीं वो बहुत साल पहले की बात हुई सर, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ 1947 में, जो जिसका क्रेडिट ये ले रहे हैं कि हमारे लोग मारे गए और हमने कबालियों के साथ झगड़ा किया। सर झगड़ा किया और उसके बाद पाकिस्तान के इंस्ट्रक्शन पे ये पूरा इन्होंने कोशिश किया कि कैसे ये हमारा JNK यहाँ से हिंदुस्तान से अलग हो जाए, कट हो जाए। उदय, मैं आपको थोड़ी सी एक बात कहता हूँ, यहाँ पे हमारे जो दर्शक है वो भी सुन लेंगे। एक्चुअली क्या था, फारूक अब्दुल्ला चाहता था कि ये जो स्टेट है कश्मीर की सेपरेट रहे, ये नहीं कहना पाकिस्तान का कंट्रोल रहे, इंडिया का रहे, और इसी पे काम कर रहा था कि मैं यहाँ का महाराजा हूँ, मेरे को PM बना दो यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब नेहरू को पता चला कि ये तो गेम खेल रहा है, नेहरू तो खैर थोड़ा सा बेवकूफ आदमी था, जो पता चला कि चाइना के साथ बात कर रहा है, चाइना के साथ मिलकर यहाँ पे कश्मीर पे कंट्रोल करना चाह रहा था, तो नेहरू ने कहा इसको अरेस्ट कर लो। तो उस टाइम पे इसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया। तो एक IAS असद वालिया थे जो उस टाइम पे IB में थे, वो कश्मीर को बिलोंग करते हैं, बाद में IB में थे, उसके बाद रॉ में भी आ गए थे, रॉ में आकर के एडिशनल सेक्रेटरी बन गए थे वो। तो सरदार थे, बड़े स्टाउटली बिल्ड थे, 5 फुट 5 इंच या 6 इंच उनकी हाइट थी। उन्होंने कहा भी 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन के बाद काम करेंगे। 2 दिन तक उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, और शेख अब्दुल्ला को उठा करके, उस टाइम पे आपको पता है कि लोहे की जीप्स होती थी, जीप के अंदर उठा के डाल दिए, स्टाउटली बिल्ड थे, और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया। तो शेख अब्दुल्ला की ये कहानी है। शेख अब्दुल्ला अपना एजेंडा चला रहे थे, नेहरू तो बातों में आ जाते हैं लोगों की। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे शेख अब्दुल्ला भी चले गए, उनके फादर, इसके जो उमर अब्दुल्ला के फादर आ गए, फारूक अब्दुल्ला, तो फारूक अब्दुल्ला यहाँ के CM बने। जब 1990 में यहाँ पे मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, मिलिटेंसी स्टार्ट किसने की? स्टार्ट की फारूक अब्दुल्ला ने, और जो आपके महबूबा का जो फादर है उनको बना दिया यहाँ पे दिल्ली के अंदर होम मिनिस्टर, VP सिंह की गवर्नमेंट थी। तो दोनों ने मिलकर वहाँ पे महबूबा मुफ्ती की सिस्टर को किडनैप करवा दिया, और किडनैप करने के बाद वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स उनको रिलीज करा दी। वहाँ पे मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई। मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे जो लोग थे वो भागने शुरू हो गए, हिंदुओं का भाग जाओ यहाँ पे, लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई। और फारूक, मैंने पहले भी हमने बात की है कि फारूक अब्दुल्ला उस टाइम पे सड़कों पे घूम रहा था मोटरसाइकिल लेकर के, पीछे बैठे थे शबान आदमी, क्योंकि इनको तो डर नहीं था कि इनको कोई मारेगा, और वहाँ पे नजारा देख रहे थे, हिंदुओं की लाशें देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। यानी कि उमर अब्दुल्ला के फादर की बात कर रहा हूँ। और ये वहाँ पे जब ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई तो उमर अब्दुल्ला चुपचाप भाग के लंदन के अंदर सीट खाली छोड़ गए, और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई वहाँ के जो गवर्नर थे। गवर्नर की को पावर नहीं होती, किसी आदमी को कह नहीं सकता कुछ, पुलिस को कुछ कह नहीं सकता, और वहां पे लोग मरने शुरू हो गए, सारे के सारे हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया। और उसके बाद इन्होंने वहां एक अलग टाइप के रूट पर इस्तेमाल करनी शुरू कर दिए, यानी कि लोगों की लैंड पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक बिजली एक्ट बना था जिसके अंदर बहुत सी जमीन पे कब्जा कर लेगा, कुछ अपने, बहुत सी जमीन अपने कंट्रोल में ले ली, कुछ महबूबा मुफ्ती को दे दी, कुछ अपने वर्कर्स को दे दी, और सारी की सारी जमीन पे कब्जा करके वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट इसलिए होती है कि सेंटर वहां पे कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, और वहां पे लूटपाट चलती रही, लोग मरते रहे, वहां पे मिलिटेंसी चलती रही। वहां पे जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कोशिश की मिलिटेंसी को कंट्रोल करने की, लेकिन उस टाइम पे पत्थर मारे जाते थे हमारी आर्मी पे, और हम गोली मार नहीं सकते थे। उस टाइम पे पैलेट गन्स चलानी शुरू कर दी, पैलेट गन से कुछ लोग इंजर्ड हुए, किसी की आंखों में लगे, फिर यहाँ से डॉक्टर भेजे गए उनके इलाज के लिए। फिर धीरे धीरे यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ काम कर रही थी, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसको यहाँ पे बड़ी पावर दे रखी थी कि आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी लोग थे उनको सिक्योरिटी दी हुई थी, मकान दिए हुए थे,
कि आपने जो भी जाना करिए, किसी होटल में जाइए 5 स्टार में, वहां जाइए, एयर ट्रैवल की पूरी फैसिलिटी थी, फ्री में इनको ट्रैवल और फ्री में मेडिकल और फ्री में आपको इनको सारी फैसिलिटी दी गई थी। बड़ा एंजॉय कर रहे थे, अपने बच्चे फॉरेन के अंदर भेज दिए, कश्मीरी यहाँ पे मर रहे थे। और यहाँ पे जो एक इंसिडेंट भी हुई थी कि एक आर्मी के कैप्टन को जब भीड़ ने घेर लिया तो उस कैप्टन ने क्या किया, उसने एक मिलिटेंट को गाड़ी के ऊपर बांधा और वहां से निकल गया। तब तो कोई पता नहीं चला। फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरव्यू कर गया कि आपने कैसे इसको बांध दिया। भाई उस आदमी अपनी जान दे दे, क्या मर जाए जो वहां पे आर्मी का कैप्टन बैठा हुआ है, उसको थोड़ा सा इन्होंने पनिश किया गया। मुझे नहीं पता बाद में उसका क्या हुआ, नेचुरली बात उसको गवर्नमेंट ने जरूर कंपनसेट किया होगा। तो वहां पे कुछ कर नहीं पाता, कुछ नहीं हो रहा था, ना डेवलपमेंट ना कुछ। फिर जब इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया तो आपने जैसे कहा, महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दी, भाई यहाँ तो आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, यही बात कर रहे थे आपके फारूक अब्दुल्ला। और लेकिन अमित शाह ने पूरा दम लगा के आर्टिकल 370 हटा दिया। आर्टिकल 370 हटते इनकी घुग्गी बज गई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहां पे जो है बाद में तो सारी हिस्ट्री है कि किस तरीके से इन्होंने स्टेट को अलग कर दिया, जम्मू को अलग कर दिया, फिर लेह को अलग कर दिया, इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी बनाने का पर्पस है कि यहाँ पे इनका जो सीएम है उसके ऊपर उसके पास पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। को कंट्रोल होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का, तो यहाँ पे इसके इनकी गवर्नमेंट भी बन गई। लेकिन जब कंट्रोल आ गया एलजी का तो यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए। पहले तो पुलिस को इन्फ्लुएंस भी करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे रोड्स भी बनने शुरू हो गए, यहाँ पे बिजली भी आनी शुरू हो गई। जो पंचायत घर थे वहां पे भी बना के हर एक गाँव में पंचायत घर बना दिया और वहां पे बिजली पानी सब कुछ दे दिया और यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर दी। फिर यहाँ पे डैम बनाने का काम तो चल ही रहा है। यहाँ पे एक ट्रेन लेके आ गए, वो भी सबसे ऊंचा पुल बना करके रिवर के ऊपर। ट्रेन स्टार्ट हो गई, लोगों का बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो गया, थोड़ी पीस हो गई, मिलिटेंट को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब पठानकोट अटैक हुआ तब भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री अटैक को मार दिया। फिर जब उरी अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। फिर जब पुलवामा अटैक हुआ तो बालाकोट स्ट्राइक कर दी, इससे पहले हुआ था। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे धीरे धीरे पीस आ गई, लोग को समझ आने लग गया और लोगों को जॉब मिलने लग गए, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ जॉब तो होती है। सड़क बनेगा तो भी वहाँ पे लेबर काम करेगी और हॉस्पिटल बनेगा तो भी लेबर काम करेगी। फिर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उनको भी काम मिलना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे कश्मीर के अंदर खुशहाली आनी शुरू हो गई। और जब रोड्स आए तो जो उनके एप्पल्स हैं वो जाने शुरू हो गए जगह जगह के अंदर, और उनके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी जाने शुरू हो गए। तो उसके बाद जब लोगों को समझ आया कि हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा था, तो वहां पे क्योंकि लेकिन फिर भी वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मुस्लिम है तो उनका मुस्लिम एजेंडा चलता ही है। लेकिन लोगों को ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे पीस है। और पीस आने के बाद यहाँ पे सिन्हा जो स्टेप पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है, हर एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई इश्यू होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि 40,000 करोड़ पर साल खर्च किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और जब वहां पे पीओके के अंदर देखा गया कि वहां तो कुछ हो नहीं रहा और इस तरफ सारा काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लोगों को जॉब भी मिल रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, रेल भी आ गई, तो पीओके के लोगों को लगा भाई हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हमारा तो पानी भी खींच के ले जाते हैं, बिजली हमारे को जनरेट होती है पीओके से, वो सारी की सारी बिजली पंजाब के अंदर चली जाती है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। फिर जो पाकिस्तान की आर्मी है वो उनकी जमीन पे कब्जा करने लग गई कि हमारे को जमीन चाहिए। और साथ में जो लोग थे पाकिस्तान से, पंजाबी थे, उनको पीओके के भेजना शुरू कर दिया। और यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा था, किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, किसी को कुछ नहीं। तो उन्होंने जब इंडिया की तरफ देखा तो उनके तो होश उड़ गए कि इंडिया में तो इतना काम हो रहा है, जिसको कह रहे थे इंडियन गवर्नमेंट लोगों को मार रही है, वो गवर्नमेंट तो लोगों को फीड कर रही है, लोगों को इतना पैसा दे रही है, लोगों को इतनी जॉब दे रही है, लोगों को इतना एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। तो वहां पे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, धीरे धीरे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। जब प्रोटेस्ट होने शुरू हुए तो क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वो किसी की सुनती नहीं है, उसको ये समझ नहीं आता कि लोगों की डिमांड को मारना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर करप्शन, उनकी आर्मी की करप्शन, तो वो तो लूट मार कर ही रहे। आज पूरे पाकिस्तान में क्यों आग लगी? इसी वजह से, ना तो किससे बात करते हैं, किसी की सुनते हैं। तभी तो बलूचिस्तान चल रहा है, तभी तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, पूरी टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है। और इसी तरीके से पीओके के अंदर भी काम शुरू हुआ। जब पीओके के अंदर वो डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू करते तो इन्होंने लोगों को उठाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, अपनी आर्मी भेज दी और रोज वहां पे लोग मर गए। लेकिन साथ में जो बिजली आती है या वो आता है, टोटल ब्लैकआउट कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन दूसरी बात यह है कि इवन मेडिसिन बंद कर दी। पाकिस्तान के पास है तो कुछ नहीं देने को, लेकिन जो कुछ भी है उससे भी पीओके को बेदखल कर दिया। तो आज वहां पे मुशैल जो आपके JKLF की चीफ है, उसकी वाइफ, वो भी कहती है इंडियन आर्मी को भेजो भाई, हमारे कंट्रोल कर लो। तो ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी जो आपके उमर अब्दुल्ला है वो कहते हैं अगर आर्टिकल 370 नहीं हटता तो पीओके इंडिया के साथ मर्ज होता। भाई कैसे मर्ज होता?
नहीं तो आप बताओ, उदय आप बताओ, जो इन्होंने कहा है कि उससे मर्ज होता, कैसे मर्ज होता अगर यहाँ पे आर्टिकल 370 नहीं हटता तो? नहीं, ये झूठ है सर, ये तो बहाना है। ये तो उनको कोशिश यही है कि किस तरह से 370 वापस हटाया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेगा ये लूटमार कर नहीं पाएंगे। ये जो बस 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 अब्दुल्ला फैमिली ने जो लूटा है ना कश्मीर को, आज कश्मीर की बर्बादी का मेन रीजन तो यही है। और दूसरी इनकी बहन ये महबूबा मुफ्ती, इन्होंने बहुत लूटा सर। ये चाहते हैं किस तरह से भी, जैसे जैसे पप्पू फ्रस्ट्रेटेड हो गया ना, वैसे ही हमारा ये अब्दुल्ला अपना इसका इनका जो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जिसने स्टेटमेंट दी है, उसका दिमाग भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया जाके। तो उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से। हाँ बोलिए। कि किस तरह से पैसा, देखो उधर फ्रस्ट्रेशन की क्या बात है, इनको तो वहां पे रूल चाहिए कि मेरे को यहाँ पे पावर मिल जाए, मेरे पास पुलिस आ जाए, मैं यहाँ पे दोबारा से गुंडागर्दी करनी शुरू कर दूं, लोगों की जमीन पे कब्जा कर दूं और दोबारा से अपना एजेंडा चलाऊं। जब आपके पास पुलिस नहीं है तो आपके पास पावर भी नहीं आती, हाफ पावर है इनके पास, और लूट मार कर नहीं सकते क्योंकि पीछे वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा है, सारी पावर उसके पास है। मतलब आप छोटे मोटे काम कर सकते हो, CPWD जैसे CM है वो काम कर सकते हो, बाकी तो कर नहीं सकते। तो बेसिकली इनको वहां पे कंट्रोल करना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं स्टेट पर तुम्हारे पास पुलिस आ जाए तो दादागिरी करेंगे, फिर दोबारा से बिजली एक्ट लगा देंगे वहां पे कि किसी भी लैंड पे कब्जा कर लो, कुछ भी कर लो। तो अब आज वाइफ का सर आज भी ये हाल है। मेरे कुछ कश्मीरी फ्रेंड हैं, वो कहते हैं हम लोग वापस जाना चाह रहे हैं। कहते पहले तो उन्होंने हमारे घरों को आग लगा दी, हाँ, और ऊपर से फिर हाँ मतलब ये जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहते हैं जी वो जो जमीनें अमीनें थी वो हमारे पड़ोसी खा गए हैं, वो अभी हम जाके वहां सेटल होना चाह रहे हैं। उनको बोल रहे हैं यार मिलजुल के हम लोग रहते हैं, साला वो रहने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। माने उनको चाहिए जमीन और उनको नहीं चाहिए कि हिंदू लोग वापस आए। लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है वहां, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो किसी तरह से भी ये तिगड़म का चलने नहीं देंगे। कि उनको पता है कि इनके खतरनाक इरादे क्या है, इनको पता है कि ये वापस जहर डालना चाहते हैं कश्मीर के अंदर, वापस उनको एंटी इंडिया बनाना चाहते हैं। तो पुलवामा जैसे तो और बहुत सारे ऐसे केसेस चलते रहेंगे सर, जब तक इनको डंडे से ठीक ना करो। वहां पर जो आर्मी आती है सर, मैं बता रहा हूँ, आर्मी कोई पुलिस अरेस्ट नहीं करती। वो उनको जहां पता लग गया कि ये आदमी टेररिस्ट है, उसी टाइम उसी का हिसाब किताब हो जाता है। वो योगी जी के जो वहां की जो पुलिस चलती है और जो वहां आर्मी जो चलती है, वो हमारी योगी जी की यूपी की जो उनका है लंगड़ा कैंपेन, और जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं अंडरवर्ल्ड को, ये उससे 4 गुना तेज है। दैट इज हाउ दे हैव कंट्रोल्ड कश्मीर का जो गुंडागर्दी और ये टेररिज्म। उदय 2 साल पुलवामा से 1 साल पहले मैं भी गया था, पुलवामा भी गया था मैं, वहां मैंने हाल देखे। वहां पे मैं देखा कि बेसिकली कोई हेट्रेड वाली बात नहीं थी। मतलब हम बोट में भी घूमे, जो इनकी झील है वहां भी गए, वहां पे होटलों में रहे, घर के अंदर भी रहे, जैसे घर में होटल बना रखे। तो देखा जाए पब्लिक नॉर्मल थी, कोई इश्यू नहीं था, और मिलिटेंसी काफी कम हो चुकी थी या एक हिसाब से खत्म हो चुकी थी। मंदिर भी थे, वहां भी हम विजिट किए। तो कश्मीर फिर हम पार्क में बैठे, वहां पे बहुत सी फैमिलीज बैठी हुई थी, कश्मीरी फैमिली बैठी थी, सारे मुस्लिम ही थे वहां पे, तो वो भी बैठे हुए थे। तो कोई हमें ऐसा नहीं लगा कि कुछ वहां पे दिक्कत वाली बात हो। लेकिन बेसिकली क्या है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वही पे जहर फैलाते हैं, पॉलिटिशियन जहर फैलाते हैं पब्लिक के अंदर, फिर जाके कोई मिलिटेंट आता आपको गोली मार देता है, जैसे पुलवामा के अंदर हुआ। पुलवामा के अंदर देखा जाए तो बीच में कुछ घोड़े वाले थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी मिलिटेंट के साथ, और वहां पे कैसे लोगों को मारा आप जानते हैं। 26 लोगों को मारा था उन्होंने, अप्रैल 20 की बात है या 22 की बात है, और वहां पे दोबारा से वहां पे लोग आने बंद हो गए, यानी कि टूरिज्म बंद हो गया। फिर दोबारा से धीरे धीरे टूरिज्म खुला और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा। इवन हम जो डल लेक थे वहां के आसपास घूमे तो वहां पे खाने पीने का बहुत आराम है, बहुत अच्छा हिसाब किताब है। तो बेसिकली इस टाइम पे कश्मीर के अंदर पीस है, और यही इस टाइम पे चुभ रही है बहुत से लोगों को। लेकिन जब से पाकिस्तान के अंदर POK के अंदर दिक्कत हुई है तो लोगों को समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है कश्मीर और POK के अंदर, क्या डिफरेंस है इंडिया की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला है वो अपना बैंड बजा रहे हैं, अपना एजेंडा चला रहे हैं कि दोबारा से आर्टिकल 370 हटा दो ताकि मैं पावरफुल CM बन जाऊं और मैं यहाँ पे लोगों की सेवा नहीं करूं, मैं अपनी सेवा करूं। हुर्रियत भी आजकल बैन है, हुर्रियत के लोग भी वहां से भागे क्योंकि उनको जो फ्री में पैसा मिलता था वो सारा बंद हो गया, और बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर के अंदर। लेकिन उमर अब्दुल्ला का जो एजेंडा वो मुझे चल नहीं रहा। लेकिन आज वहां पे पीस है, अच्छा माहौल है, इसी से आज देश के अंदर पीस है। साथ में जो है POK के अंदर भी यही है कि कश्मीर के अंदर कैसे पीस होगी, कश्मीर के अंदर कैसे लोगों को खाना पीना दिया जा रहा है। पाकिस्तान में 200 रुपए किलो आलू है और कश्मीर के अंदर जाओ तो आपको 20 रुपए किलो आलू मिलता है।
तो बेसिकली इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो आज ये प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या आप कश्मीर गइए, जाइए और देखिए कैसी खूबसूरत जगह। मुझे तो कोई हेट्रेड लगी नहीं, मुझे पीस लगी वहां पे। आम लोगों के दिल में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी नफरत वाली बात है। हम जो ड्राइवर था उसके साथ उसके घर भी गए थे, पूरी फैमिली के साथ गए थे, तो वहां पे जाकर के चाय वाय पी के आए, अच्छा लगा। और प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। उदय आप फाइनल कमेंट दीजिए, प्रोग्राम को फिर यहीं खत्म करेंगे। नहीं सर, कश्मीर में जो रियलिटी है वहाँ जहर, अगर आज आपके साथ बादशाह बहुत अच्छा बिहेव किया, आपके साथ अच्छी तरह बात की, क्योंकि उनको पता था कि ये आदमी अपना यहाँ फ्रॉम द एजेंसी की तरफ से हैं या नहीं क्या है, इनको डर रहता है। और नहीं, इनकी खबर पहुंच जाती है सर, ये लोग बड़े वेल कनेक्टेड है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई हमारे खबर नहीं निकलती है। जहां जाना तो अपने हिसाब से चलती है। कोई ऐसा नहीं था मैं रॉ से गया हूँ, फलाना गया हूँ। रॉ से जाता तो डिफरेंट सिचुएशन होती। हाँ, ये जरूर जहां पे जाने की जरूरत पड़ती थी, जहां टैक्सी नहीं जा पाती थी, अगर वहां पे आर्मी खड़ी है तो उनके कान में थोड़ी सी फूंक मार देता था कि भाई जाने तो मैं वहां से। चलिए वो बात अलग है। ओके, और चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।